अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि an ionic compound has the formula XY where Y is a non-metal. Which statement about XY is correct? ठीक है, आंसर बताते जाओ सब साथ साथ। तो देखो, आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो कब बनता है, जब कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं। अब ग्रुप 1, ग्रुप 2 ट्रांजिशन एलिमेंट, ग्रुप 3, ये लोग अगर आपस बॉन्ड बनाते हैं फ्रॉम विद ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के किसी एलिमेंट के साथ, तो वो जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड होता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो जो ग्रुप 1 2 ट्रांजिशन एलिमेंट और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेटल्स, और ग्रुप 5 6 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। मतलब जब कोई मेटल आप रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तो वो आयनिक कंपाउंड बनाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम मेटल्स के चैप्टर में भी दोबारा पढ़ेंगे, और यहाँ पे मैं अभी आपको रिकॉल करवा दूं, बल्कि बता देता हूँ आपको, ये बात आपने याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 2 के बाद ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में, ये तो सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनमें तो कोई नॉन मेटल नहीं होता। मेटल की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। तो इन सब की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज, वो ये सारी होती हैं, तो ये वाले सारे होते हैं मेटल्स। अच्छा, अब बाकी जो ग्रुप्स है ना हमारे पास, देखो जो नीचे जो लेथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स दिए हुए हैं उसका तो हम बात करेंगे ही नहीं ना, ना ओ लेवल में ना ए लेवल में, तो उसकी तो टेंशन लेना ही नहीं। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, देखो ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप 7 ग्रुप 8 ये सारे नॉन मेटल्स हैं, इनमें कोई भी मेटल नहीं होता। ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से। अच्छा, हमारे सिलेबस के हिसाब से जो ग्रुप 4 है ना, ग्रुप 4 पे में जो कार्बन है वो तो नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन को हम नॉन मेटल मानेंगे, लेकिन ग्रुप 4 में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो ग्रुप 4 में अगर जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है, बेसिकली ये जो है ना, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटालिक होती हैं, कुछ नॉन मेटालिक होती हैं। ज्यादातर प्रॉपर्टीज नॉन मेटालिक होती हैं, लेकिन इनमें कुछ मेटालिक करेक्टर भी होता है। तो इनको जो है ना हम लोग अक्सर सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, या मेटलॉइड्स भी कहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को। लेकिन इसको अगर तो आप नॉन मेटल भी कह रहे हो यहाँ पे ओ लेवल में तो ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है ना, टिन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के नीचे ग्रुप 4 में जो दिया हुआ है, टिन हो गया और लेड हो गया, इनको जो है ये मेटल्स होते हैं। ये ग्रुप 4 में है लेकिन ये मेटल्स हैं, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ग्रुप 5 6 7 के एलिमेंट के साथ। तो ये याद रखना, ये हम आगे भी पढ़ेंगे मेटल्स के चैप्टर में कि जो टिन और लेड है ये मेटल्स होते हैं। तो जितने भी यहाँ पे रेड में अभी हाईलाइट हुए हैं दीज आर मेटल्स, जो ब्लू में हुए हैं दीज आर नॉन मेटल्स, और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये नॉन मेटल्स इनको कह सकते हो, लेकिन असल में ये मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़े। बेटा मेरी वॉइस लैग कर रही है, इसका सबके बाद लैग कर रही है। नहीं भाई बच्चे, फाकिया सबके बाद लैग नहीं कर रही है। तो आप अपना जरा कनेक्शन चेक करो, चीजें डाउनलोड पे लगी हुई होती हैं अक्सर। देखो तुम लोगों का जब आप लोग क्लास लेते हो ना, तो आपकी जो है वो डाउनलोड स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब अच्छी से मतलब है कि अगर आपकी डाउनलोड स्पीड 2 3 MB भी आ रही है ना, तो दैट्स ओके, आप इजली क्लास ले सकते हो। ठीक है, चले अभी सही है वॉइस सबके पास।
अच्छा, हमारी बात ये हो रही थी कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कह रहा है कि उसका फॉर्मूला है एक्स वाई। अब वियर वाई इज अ नॉन मेटल, अगर वाई नॉन मेटल है तो एक्स हैज टू बी अ मेटल। और जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड बनता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर एक्स मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और बाय नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। तो अब इसमें से ऑप्शन क्या फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, एन एटम ऑफ एक्स हैज लॉस्ट एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आइन। मेटल जो है वो पॉजिटिव आइन बनाते हैं, अगर वो ग्रुप 1 का मेटल होगा तो +1 आइन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर ग्रुप 2 का होगा तो +2 आइन बनाएगा, अगर ग्रुप 3 का होगा तो +3 आइन बनाएगा। लेकिन एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो उसको लूज करना है इन ऑर्डर टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड विद नॉन मेटल वाई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एन एटम ऑफ एक्स हैज लॉस्ट एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आइन। अच्छा देखो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज किए थे तो वहां पे भी डिस्कशन हुआ था कि जो ऑप्शन सही है वो तो सही है, जो गलत है वो क्यों गलत है उसको भी साथ साथ देखते जाना। ऑप्शन बी कह रहा है बोथ एक्स एंड वाई शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, मेटल और नॉन मेटल कभी भी शेयरिंग नहीं कर सकता, और जब शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, आयनिक तो बनता भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों तरीकों से गलत है कि एक्स और वाई शेयर कर ही नहीं सकता, और अगर करेगा भी तो आयनिक, वो तो आयनिक कंपाउंड कह रहा है ना, आयनिक कंपाउंड एक्स वाई। तो दो वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। सी कह रहा है एन एलिमेंट एक्स इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। देखो, अगर वाई को उसने कह दिया है नॉन मेटल है और आयनिक कंपाउंड बना हुआ है तो एक्स हैज टू बी अ मेटल, एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा तभी आयनिक कंपाउंड बनेगा। दोनों नॉन मेटल होंगे तो कोवेलेंट बनता है, और दोनों मेटल होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड होता है। सी भी गलत है। डी कह रहा है एक्स वाई विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन लिक्विड। देखो, एक्स वाई जो है वो आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टेन स्टेट, क्योंकि उनके पास क्या आ जाते हैं, फ्री आइंस आ जाते हैं। हैंडआउट में भी लिखा हुआ है, इसकी बात भी हुई है हमारे पास। ठीक है, देखो मैं रिकॉल इलेक्ट्रिसिटी के जो है ना, यहाँ पे आपको एक समराइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है इसको लिख लेना अपने पास सब। देखो, इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है फ्लो ऑफ चार्जेस है, और केमिस्ट्री में चार्जेस जो है वो दो जगहों पे आपको मिलेंगे, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एक फ्री आइंस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कौन कौन सी चीजें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, और फ्री आइंस की वजह से कौन कौन सी चीजें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, हमें वो देखना है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दो चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, एक तो मेटल्स, और दूसरा एक वाहिद नॉन मेटल ऐसा होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूल्स में जो हमने पढ़ा था। अली मैं दोबारा समझाता हूँ, एक मिनट दो, ये लिख लो पहले। तो ग्रेफाइट एंड मेटल्स दे ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फ्री आइंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना, वो तो आयनिक कंपाउंड करते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर स्टेट में उसके पास फ्री आइंस नहीं होते। आइंस होते तो हैं, आयनिक कंपाउंड तो बनता ही आइंस की वजह से, लेकिन आयनिक कंपाउंड की जो सॉलिड स्टेट होती है ना, सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास आइंस होते तो हैं बट वो फिक्स होते हैं, दे कैन नॉट मूव। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड की लिक्विड या मोल्टेन स्टेट होती है, मतलब आप उसको हीट करके मेल्ट कर दो तो आयंस बिकम फ्री टू मूव, तो दैट्स व्हाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता, मोल्टेन और लिक्विड स्टेट में करता है। और आयनिक कंपाउंड की जो तीसरी स्टेट होती है वो होती है एक्वस। एक्वस मतलब जब आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल नमक है, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। इसको जब आप वाटर में डाल के डिसॉल्व कर दोगे तो सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस दे बिकम फ्री टू मूव, दे अलग अलग हो जाते हैं, फ्री आइंस हो जाते हैं।
तो ये अभी हम आगे इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में भी पढ़ेंगे डिटेल में ये बात, लेकिन यहाँ पे भी बात अपने पास लिख लो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी इसके एमसीक्यूज बहुत सारे मिलेंगे। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड ionic compounds do not conduct electricity, और इसका रीजन क्या लिखोगे? as ions are fixed। मोल्टेन स्टेट में ये करते हैं, इन मोल्टेन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और रीजन क्या लिखोगे? as ions are free to move। सिमिलरली मोल्टेन एक्वस स्टेट में भी आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उसका रीजन क्या है? बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। उसका भी सेम ही रीजन है जो मोल्टेन का है। हम ना बेटा ये सेकंड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया ऑनलाइन क्लास। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा हुआ है ना, हम ना इसी तरह हमारे पास फ्री आयंस की वजह से दो चीजें और हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, वो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उनमें एसिड्स आते हैं और एल्केलीज आते हैं, ठीक है, और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ठीक है, और ये भी एक्वस फॉर्म में होते हैं, तो इसको भी एक्वस लिख सकते हो। अभी तो लिख लो उसको, लेकिन अभी इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन बाकी चीजें मेटल्स और आयनिक कंपाउंड्स हमने अभी पढ़ा है ना, तो ये टेबल स्नैपशॉट लेना है, स्नैपशॉट ले लो, लेकिन लेक्चर में लिख लेना है इसको। अच्छा हमना बेटा, मैं क्लास के बाद आपसे बात करता हूँ। जी हम ना हो जाएगा, बताता हूँ मैं आपको क्लास के बाद। अच्छा जी, तो देखो जो स्टेटमेंट डी था ना, एक्स वाई विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन लिक्विड, तो एक्स वाई वो कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो कह रहे हैं विल नॉट कंडक्ट, इट विल कंडक्ट, इसलिए दी स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। अब अली देखो, आपने मुझसे स्टेटमेंट ए पूछी है, आपको स्टेटमेंट ए समझ नहीं आई। उसमें वो कह रहा है कि एन एटम ऑफ एक्स हैज लॉस्ट एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। देखो आयनिक, वो कह रहा है कि एक्स वाई जो आयनिक कंपाउंड है, मतलब एक्स कोई एलिमेंट है और वाई कोई एलिमेंट है जिसने नाम नहीं बताया। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, वो कह रहा है आयनिक कंपाउंड है, तो सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें से। वाई वो कह रहे हैं नॉन मेटल है, तो जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो जो कैटाइन होता है वो मेटल से आता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन मेटल से आता है और नेगेटिवली चार्ज आयन नॉन मेटल से आता है। तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम +1 आइन बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम 2+ आइन बनेगा, और 2+ आइन कैसे बनेगा? बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम 3+ आइन बनेगा बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी मेटल को नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाना है तो मेटल को एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो लूज करना है पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, अगर वो ग्रुप 1 का मेटल होगा। अब मुझे तो नहीं पता एक्स कौन से ग्रुप का मेटल है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि वो मेटल है, क्योंकि अगर वाई नॉन मेटल है और एक्स ने उसके साथ आयनिक कंपाउंड बनाया हुआ है तो एक्स हैज टू बी अ मेटल, ठीक है। और मेटल है, उसने आयनिक कंपाउंड बनाना है तो इट हैज टू लूज एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, लेकिन एक ना एक तो करना ही है पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। सही अली, समझ आ गई बात? आगे बढ़े।
चलें भाई आगे बढ़े, समझ आ गई है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आयनिक लैटिस आपको वो कभी बनाने के लिए नहीं कहता है वो लेवल में, लेकिन देख के सही बना हुआ है या गलत बना हुआ है आपको देख के पहचानना आना चाहिए आयनिक लैटिस। जैसे हमारे पास क्या बात हुई थी, जब आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो cation and anion are alternatively arranged in the form of giant ionic lattice। तो एक कैटाइन होगा, फिर दूसरा एनाइन होगा, फिर एक कैटाइन होगा, फिर एक एनाइन होगा। तो मतलब पॉजिटिव के सामने नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव या नेगेटिव के सामने नेगेटिव आयन नहीं आ सकता, वरना वो रिपेल हो जाएंगे। लैटिस कैसे रहेगा, रिपेल होकर दूर दूर हो जाएंगे। तो इसमें से वो पूछ रहा है विच डायग्राम करेक्टली शोज द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड। तो सॉलिड सोडियम क्लोराइड में हमारे पास जैसे क्लोराइड आयन है तो उसके देखो पीछे, उसके आगे, उसके नीचे सब पॉजिटिव आयन है। इसी तरह जो नेगेटिव आयन है, जो सोडियम आयन है उसके ऊपर नेगेटिव है, उसके राइट पे नेगेटिव है। तो ये सही बना हुआ है। ये बी क्यों गलत है, देखो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह तो एक साथ रहेंगे नहीं ना, रिपेल हो जाएंगे, टूट जाएगा क्रिस्टल, ये पॉसिबल ही नहीं है। सी में भी देखो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के आमने सामने, डी में भी देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आमने सामने, इसलिए डी भी गलत है। तो ए सही है इसका आंसर। आगे सबको समझ, आगे बढ़े। ईमान, फातिमा, हमना, हारिस, हिबा, इकरा, फजील, अली, सुनैना, समामा, क्लियर है? राफे। क्लियर है, नाइल। जी सर। ओके, देखो ईमान बेटा, इसमें आयनिक लैटिस जो होता है ना, उसमें एक अगर आपका पॉजिटिव आयन है, कैटाइन है, तो उसके सामने नेगेटिव आयन होना जरूरी है। इसी तरह पॉजिटिव आयन के नीचे भी नेगेटिव आयन होना चाहिए, उसके पीछे भी नेगेटिव आयन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, लाइक चार्जेस रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सही है, तो अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने है या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के फेस टू फेस आ रहा है, इट मींस कि वो लैटिस बन ही नहीं सकता, गलत है। ठीक है, चलो गुड हो गया। अच्छा, 107 का आंसर बताओ जल्दी से। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपाउंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। देखो प्रोडक्ट टेबल सामने होगा ना तो चीजें जल्दी समझ आएंगी। और ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपाउंड विद ऑक्सीजन एन एटम ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट मस्ट। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है और ग्रुप 2, अब हमने इतनी बार बात की है कि ग्रुप 1 2 ट्रांजिशन एलिमेंट या ग्रुप 3, इनमें से कोई ग्रुप का एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाता है ग्रुप 5 6 या ग्रुप 7 के किसी एलिमेंट के साथ, तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। अब ऑक्सीजन तो ग्रुप 6 का है, मुझे पता है, प्रोडक्ट टेबल से देख सकते हो। और ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट है तो ये लोग तो आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो जो ग्रुप 2 का मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं ट्रांसफर टू ग्रुप 2 एलिमेंट मस्ट ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो रिसीव तो नहीं करेगा ना, मेटल जो है वो लूज करता है, तो भी गलत है। एलिमिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कि जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है वो तो हटा ही दो। शेयरिंग भी नहीं करेगा, मेटल शेयरिंग भी नहीं करता। और बॉन्ड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको देख लो, बॉन्ड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बताओगे क्या आंसर होना चाहिए? सर ए। ए, ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो अगर कोई डी क्यों नहीं है, मुझे ये बता सकता है कोई? देखो अगर वो उसने कहा है कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो अगर ग्रुप 2 का एलिमेंट, जैसे ग्रुप 2 में हमारे पास मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2, ये तो फिक्स है। ग्रुप 2 पे चार्ज होता है +2। चाहे आप मैग्नीशियम ले लो, चाहे आप ग्रुप 2 का कैल्शियम ले लो,
कैल्शियम को आपको ये तो नहीं पता ना कि ग्रुप 2 का कौन सा एलिमेंट है। आप मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, कोई भी ले लो, तो जो फॉर्मूला बनेगा ना, अब आपने फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ी है, अब इसमें दोनों में कॉमन नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा, तो MgO का फॉर्मूला बन जाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो ग्रुप 2 के मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम के एक एटम ने ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कैल्शियम के एक एटम ने ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 2 एलिमेंट मस्ट ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। डी क्यों गलत है? बॉन्ड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, भाई पॉसिबल ही नहीं है। अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट होता ना, जैसे सोडियम होता और ऑक्साइड O2 नेगेटिव, तो ये Na2O बनता, तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन तो इसमें भी नहीं आ रहे, सही है। ग्रुप 2 का मेटल जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा फॉर्मूला MgO या CaO आएगा, दोनों 1 आएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल हो गया या ग्रुप 2 का कोई भी मेटल हो गया, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, उन पे तो आते ही +2 चार्ज है, उनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? वॉइस किन किन लोगों के पास वॉइस लैग हो रही है? अगर आप लोग कंप्लेन कर रहे हो तो मैं चेक करता हूँ नेटवर्क, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे एंड से प्रॉब्लम है। जी सर, आपकी आवाज सही आ रही है उधर। बाकी बेटा आपके पास आपके एंड से प्रॉब्लम है, चेक करो। मैं एक बार और कनेक्शन स्विच करके चेंज कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, रुको 1 मिनट जरा। ठीक है, मेरे एंड से तो चीजें ठीक है, स्पीड सही है। अच्छा जी, जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ऑब्वियसली वो आपका होमवर्क है। 108 आपका होमवर्क है। 109, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स? तो जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हो तो आयंस, जो कैटाइन और एनाइन है, उनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड्स है वो ब्रेक करते हो। ठीक है, हम लोगों ने वो आंसर्स भी लिखे थे ना, वो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बाय कोवलेंट, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बाय मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो कोवलेंट बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करते हो ना आयनिक कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड ब्रेक करते हो। ठीक है, तो आयनिक का ए में लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड्स इन अ जाइंट लैटिस। कोवलेंट बॉन्ड कहां से आ गया? आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले तो रियलाइज करो सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड्स होंगे। बी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम एटम्स। जब आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी रिलीज होते हैं, जैसे कैटाइन और एनाइन है, इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड किसकी वजह से? अपोजिटली चार्ज आयंस की वजह से। और अपोजिटली चार्ज आयंस की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस आर ओवरकम। ओवरकम का वर्ड भी यूज करता है और ब्रेक का वर्ड भी यूज करता है, वो अक्सर दोनों का एक ही मतलब है यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 113 देख लो, बाकी देखो जो हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपका होमवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल 112 है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विच सब्सटेंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। अभी जो मैंने चार्ट बनवाया है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल्स। अब मेटल्स कौन से ग्रुप के होते हैं? 1 से ग्रुप 3 तक, और ग्रुप 4 में जो मैंने लेड और टिन आपको 2 मेटल्स बताए। अब कॉपर मेटल है, आप प्रोडक्ट टेबल में देख सकते हो। मरकरी मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, कार्बन का बना हुआ होता है, लेकिन ये एक वाहिद नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अभी चार्ट जो बनवाया है उसमें मैंने लिखा है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ग्रेफाइट भी करता है। तो ग्रेफाइट याद रखना, इसको और आगे और चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। तो ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस और बोल्टिंग या एक्वस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में नहीं करते, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला ना कि सोडियम क्लोराइड की सॉलिड स्टेट है। उसे वो तो बस ये पूछ रहा है कि क्या ये कर सकता है फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। हाँ कर सकता है, लेकिन मोल्टेन या एक्वस स्टेट में। अच्छा, क्वेश्चन 113। देखो इसमें कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब देखो आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसका आंसर भी हमने लिखा है, बिकॉज दे हैव अ जायंट आयनिक लैटिस। हैंडआउट्स में भी लिखा हुआ है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक मैनी आयनिक बॉन्ड्स। अब ये सारे के सारे जो है ना आयनिक कंपाउंड है। ए में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनाया हुआ है, दिस इज Al2O3। बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी है सोडियम क्लोराइड, और डी है आयरन 3 ऑक्साइड। Fe2O3 है ना, आयरन का 3 पॉजिटिव चार्ज है। ये हैं तो सारे के सारे मेटल। ऑक्सीजन और क्लोरीन नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड जिसमें होगा उसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जिसका आयनिक बॉन्ड सबसे वीकर होगा उसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसने हमसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट का पूछा है। तो आप किस तरह से पता लगाओगे कि कौन से आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट है और कौन से का लो मेल्टिंग पॉइंट है? आपस में अगर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड्स को, तो जो आयन्स है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कैटाइन और एनाइन जो है एल्यूमिनियम का +3 चार्ज है और ऑक्सीजन का -2 चार्ज है। तो इनके जो चार्जेस है ना उनको मल्टीप्लाई कर लेना, 3 2 हो गया 6। तो प्रोडक्ट इसका आ रहा है 6। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो आयन है मैग्नीशियम का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो 2 2 4। सोडियम क्लोराइड में सोडियम 1 है और क्लोराइड भी -1 है, +1 -1, तो 1 1 1। इसी तरह आयरन ऑक्साइड में आयरन जो है वो 3 है और ऑक्साइड 2 है, 3 × 2 = 6। तो जिसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट आ रहा है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन क्वेश्चन में तो उसने लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा है ना। तो 2 का 6 आ रहा है, तो मैं हाईएस्ट किसका होगा वो अभी भी नहीं बता सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में दोनों का 6 6 आ रहा है। लेकिन उसने हमसे हाईएस्ट पूछा ही नहीं, उसने तो लोवेस्ट पूछा है, मतलब जो नंबर सबसे छोटा आ रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट है। तो सोडियम क्लोराइड का आ रहा है, तो इट इज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े। जी सर। चलो क्वेश्चन 115 का आंसर बताओ जरा जल्दी से, सब चैट में लिखो आंसर ताकि पता चले। The table gives the arrangement of electrons in the atoms of 4 different elements. Which element does not form an ionic compound with chlorine? क्लोरीन नॉन मेटल है और ग्रुप 7 का है। ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो उन पे चार्ज क्या आता है -1। और अगर तो इसने आयनिक बॉन्ड बनाना है तो इसने किसी ग्रुप 1, ग्रुप 2 ट्रांजिशन एलिमेंट या ग्रुप 3 के किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि इन ABCD ऑप्शन में से ग्रुप 1 का कौन सा है, ग्रुप 2 का कौन सा है या ग्रुप 3 का कौन सा है? तो देखो अब नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हमें ये बताता है कि वो कौन से ग्रुप का है। अब पहला जो ए ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो 2,1 है, मतलब इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 1 का है, मतलब ये मेटल है जो क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बी जो है वो 2,4, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटल कौन सा है? कार्बन है, क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो 6 हो रहे हैं। कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 होता है, प्रोडक्ट टेबल से देख सकते हो। ये नॉन मेटल है, तो ये क्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, क्योंकि नॉन मेटल कोवेलेंट बनाते हैं, आयनिक नहीं बनाते। और उसने मुझसे यही पूछा था कि विच एलिमेंट डज नॉट फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। तो सी जो है वो भी ग्रुप 1 का है, वो भी क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि वो भी मेटल है। इसी तरह जो डी है उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्रुप 2 का है,
वो भी मेटल है, वो भी क्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड बनाएगा। जो नहीं बना सकता वो बी है। जी, but A and C are from group 1, both are metals. D is from group 2, it is also a metal. क्लियर, आगे बढ़े। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन 122 थोड़ा सा मुश्किल है, इसको जरा बिल्कुल ध्यान से समझना है। प्रोडक्ट टेबल जिनके सामने है वो तो खोल लो, अपने सामने निकाल लो प्रोडक्ट टेबल। अच्छा जी, इसमें कह रहा है द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एबिलिटी ऑफ फोर सब्सटेंसेस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ट बनवाया है ना, वही पूरा का पूरा चार्ट जो है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन निकाल देगा, ये वाला जो हमने बनाया ना चार्ट। ठीक है जी, इसमें कह रहा है W जो है डज नॉट कंडक्ट अंडर एनी कंडीशन। अंडर एनी कंडीशन का मतलब ना तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट करता है, ना फ्री आयंस की वजह से कंडक्ट करता है, ना तो वो आयनिक कंपाउंड है, ना तो वो कोई एसिड है, ना तो वो कोई मेटल है, ना वो ग्रेफाइट है। तो वो क्या हो सकता है? वो नॉन मेटल होगा कोई। नॉन मेटल में सिर्फ एक ही चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो ग्रेफाइट है। मतलब डब्ल्यू ग्रेफाइट तो नहीं। ग्रेफाइट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो सिर्फ सी होता है, कार्बन। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने डब्ल्यू के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें देखो पीबी दिया हुआ है। अब बेटा पीबी जो है वो जानबूझ के उसने दिया हुआ है, क्योंकि पीबी अगर आप देखो तो वो लेड का सिंबल है और ग्रुप 4 में आता है। तो ग्रुप 4 के हम शुरू शुरू में तो बात कर रहे थे कि लेड जो है वो ग्रुप 4 के जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि लेड जो है और टिन जो है वो मेटल्स होते हैं, ऐसे मेटल बिहेव करते हैं। तो लेड जो है वो मेटल अगर है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन वो कह रहा है कि डज नॉट कंडक्ट अंडर एनी कंडीशन। तो लेड के अलावा जो उसने डब्ल्यू के ऑप्शन दिए हुए हैं वो सल्फर एस दिया हुआ है, एस सल्फर ग्रुप 6 का है, ये नॉन मेटल है। तो ये किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो डब्ल्यू क्या है? सल्फर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए तो आप एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि लेड नहीं हो सकता, लेड मेटल है, लेड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब आ जाओ एक्स पे। एक्स कह रहा है कंडक्ट ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देखो एसिड और एल्कलीज करते हैं। अभी एसिड जो है वो थोड़ा बहुत हमने जब बॉन्डिंग पढ़ा था तो हमने देखा था कि एसिड के फॉर्मूले क्या है, आगे और याद करेंगे। अच्छा, एक्वस स्टेट में आयनिक कंपाउंड भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, लेकिन आयनिक कंपाउंड मोल्टेन और लिक्विड स्टेट में भी तो करता है। वो ये कह रहा है कि एक्स कंडक्ट ओनली ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब एक्स जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। अगर तो वो आयनिक कंपाउंड होता तो वो एक्वस में भी करता और मोल्टिन में भी करता। उसने तो सिर्फ ओनली इन एक्वस बोला, मतलब वो एसिड या एल्कली है। तो अगर आप अभी नहीं जानते हो कि एसिड या एल्कली का फॉर्मूला क्या होता है, और अगर आप बी सी डी ऑप्शन देखो तो एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? तो एसिड या एल्कली। तो एच सी एल ये दोनों एसिड है। सोडियम क्लोराइड जो है ना वो आयनिक कंपाउंड है, और आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा एक्वस स्टेट में भी और मोल्टेन स्टेट में भी। इट मींस कि एक्स जो है वो सोडियम क्लोराइड नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स अगर सोडियम क्लोराइड होता तो वो एक्वस में करता और मोल्टेन में भी करता, लेकिन वो कह रहा है ओनली इन एक्वस। तो मतलब एक्स जो है वो सोडियम क्लोराइड नहीं है।
तो मैं स्टेटमेंट डी जो है ना वो भी पूरी काट देता हूँ क्योंकि वो भी आंसर नहीं हो सकता। समझ आई यहाँ तक बात? अब y क्या है? y कह रहा है कंडक्ट्स व्हेन मोल्टेन एंड व्हेन सॉलिड। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मोल्टेन में भी और सॉलिड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है? वो है मेटल्स। मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन स्टेट में भी कंडक्ट करेगी और सॉलिड में भी करेगी। आयनिक कंपाउंड मोल्टेन और एक्वस में करेगा, सॉलिड में नहीं कर सकता। तो Y जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, मतलब Y जो है वो मेटल है। और Y में क्या क्या दिया हुआ है? दो ऑप्शन तो मैंने निकाल दिए। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, लेड मेटल है, मतलब मैं बी ऑप्शन भी हटा देता हूँ। तो Z हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन रहा है। और Z के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट्स व्हेन मोल्टेन एंड एक्वस। तो आयनिक कंपाउंड मोल्टेन में कंडक्ट करते हैं और एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या बना? सी। ईमान समझ आई बात? जी समझ आई सबको? चलो हारिस कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? 118? अच्छा 118 मेटल जब पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ आएगा, लेकिन फिलहाल अभी भी इसका आंसर आप बता सकते हो। जितनी इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ाई है ना, दैट इज मोर देन इनफ क्वेश्चन निकालने के लिए। द टेबल गिव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर सब्सटेंसेस। विच सब्सटेंस इज अ सॉलिड मेटल एट रूम टेम्परेचर? सॉलिड मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई मेटल की? कि वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो मोल्टेन में भी करेगा। मेटल जो है वो सॉलिड और मोल्टेन स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अच्छा मेटल्स की एक्वा स्टेट नहीं होती है, मेटल को पानी में डालो डिसॉल्व नहीं होता, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है। तो सोडियम मेटल जो है वो अगर तो कोई चीज सोडियम मेटल है तो इट मींस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी व्हेन सॉलिड। ए में उसने बोला हुआ है कि नहीं करेगी, भाई सोडियम मेटल तो करेगा, तो मतलब ए गलत है। और सी में भी बोला हुआ है नहीं करेगा, तो सी भी गलत है। डी क्यों गलत है? क्योंकि मेटल्स के भी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और डी में जो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है वो -39 दिया हुआ है, इतना कम, वो मेटल का नहीं हो सकता। तो मेरे पास बचा क्या? ऑप्शन डी बचा। इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो सॉलिड में भी यस कर रहा है और मोल्टेन स्टेट में भी यस कर रहा है। सही है हारिस? आगे बात समझ? चलो जी कोवेलेंट बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Which dot and cross diagram showing all the outer shell electrons of each atom is not correct? देखो ये जो वर्ड नॉट लिखा है ना, प्लीज इसमें गलती नहीं करना। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, जो गलत है। तो हाइड्रोजन पहले जो ऑप्शन ए में H2 बना हुआ है ये सही है। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन एटम आपस में एक एक बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी सी सही बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है ये। इन्होंने डंडियां नहीं लगाई है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लिख दिया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा ऑक्सीजन का, एक कार्बन का दूसरा ऑक्सीजन का, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन एटम आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी। डी भी सही है। इसका आंसर बी भी गलत है, इसलिए इसका आंसर बी है। बी क्यों गलत है? कि क्लोरीन ग्रुप 7 का है, उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन तो दिखाया है उसका, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्लोरीन के बाकी के इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने नहीं बनाया आउटर शेल के। आउटर शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाने होते हैं, इसलिए बी में ना इनकम्प्लीट बनाया हुआ है उसने, इसलिए बी गलत है। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन 124। क्वेश्चन 124 में कह रहा है अ मॉलिक्यूल ऑफ
अच्छा ईमान, अगर हमने ये डॉट एंड क्रॉस नहीं की, आर यू श्योर? चलो ये फिर मैं आपको, जब आपकी क्लास होगी ना फिजिकल, कल है, गुलशन कैंपस की बात कर रहे हो ना, तो ये फिर हम कल वहां पे डिस्कस करेंगे। पहले अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लो, 10 मिनट बचे हैं, कल हम ये कर लेंगे। अच्छा 124 ये कह रहा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला शोन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल। देखो जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर HCl है तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाया है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयरिंग पे लगाया है। तो फॉर एवरी वन कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। चाहो तो ये बात अपने पास लिख भी लो, फॉर एवरी वन कोवेलेंट बॉन्ड made between two atoms, two electrons are involved। दो से कम नहीं हो सकते, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। हमेशा जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। अभी इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, आपने सिर्फ वो काउंट करना है। जितनी डंडियां उतने कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। एक तो ये बना हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, दूसरा ये बना हुआ, तीसरा ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 3, तो चौथा ये हो गया, फिर 5 6 7 8, so there are total 8 covalent bonds in this molecule, and for every one covalent bond 2 electrons are involved. So for 8 covalent bonds how many electrons are involved? 8 to the 16 electrons. D. क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन 125 इसमें कह रहा है कि which molecules all contain one or more double covalent bonds। डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब किसी दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड बने। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए है, इसमें क्लोरीन। देखो कुछ इंपॉर्टेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स के मैंने कहा था कि आप आयनिक कंपाउंड का तो फॉर्मूला बना ले। तो अगर मैं आपको नाम बताऊं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यू नो हाउ टू मेक द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया ली क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 8 है। तो जब भी वन कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग ना। तो वो कह रहा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मिंग ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल। So for every one covalent bond made, 2 electrons are involved, one from each atom. So right now we have total number of 8 covalent bonds. For making 8 covalent bonds, each covalent bond requires 2 electrons from one from each atom. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 to the 16। ओके अच्छा जी, तो वी डिस्कस के जो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, जो मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी। ठीक है? अच्छा मैं दोबारा बार बार लिखवाऊंगा वो लिस्ट, बार बार याद करवाऊंगा। जैसे क्लोरीन है, उसका फॉर्मूला होता है Cl2। अब उसकी जो बॉन्डिंग हमने बनाई थी, क्लोरीन ग्रुप 7 का है, दोनों ग्रुप 7 के हैं। तो हमने बॉन्डिंग बनाते वक्त ये बात की थी कि ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन, ये लोग जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कौन से ग्रुप के एलिमेंट कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? ग्रुप 4 के एलिमेंट जैसे कार्बन है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ग्रुप 5 के एलिमेंट 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 6 के एलिमेंट 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 7 के एलिमेंट 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्लोरीन Cl2 इसका फॉर्मूला होता है, और क्लोरीन में 2 क्लोरीन एटम्स है, दोनों ग्रुप 7 के, तो दोनों आपस में एक एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कोई भी डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2। नाइट्रोजन इज फ्रॉम ग्रुप 5 और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
तो दो नाइट्रोजन एटम आपस में, दोनों क्योंकि अकेले ही हैं तो दोनों ने आपस में 3-3 बॉन्ड बनाने, सही है। तो इसमें वो ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि विच मॉलिक्यूल्स ऑल कंटेन, मतलब किसी ऑप्शन में कोई तीनों के तीनों मॉलिक्यूल जो है उनके वन और मोर डबल कोवलेंट बॉन्ड होना जरूरी है, या तो एक डबल कोवलेंट बॉन्ड हो या एक से ज्यादा हो, लेकिन एक तो हो एटलीस्ट। तो क्लोरीन में तो सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कोई डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं। नाइट्रोजन में भी कोई डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ये, क्योंकि दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए, तो दिस इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह मीथेन का फॉर्मूला भी याद कर रहे हैं हमें, दैट इज CH4। कार्बन ग्रुप 4 का है, एक बॉन्ड बना 4 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन लगे हुए जो कि एक बॉन्ड बनाता है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इस ऑप्शन ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह बी में देखो, बी में क्लोरीन आ गया, क्लोरीन की बॉन्डिंग तो वही है जब पीछे बनाई है, तो इसमें तो कोई डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। सिमिलरली बी में ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। हाँ, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, ग्रुप 6 के 2 बॉन्ड बनाते हैं और दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो इसमें है डबल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन वो ये कह रहा है कि तीनों के तीनों ऑप्शन, तीनों के जो जितने भी दिए हुए हैं ना मॉलिक्यूल, सब में डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन में तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। बेशक ऑक्सीजन में है लेकिन क्लोरीन में नहीं। इथीन को मैं देख ही नहीं रहा अभी, जब बनेगा ही नहीं ऑप्शन क्लोरीन की वजह से, तो आगे देख के क्या फायदा। इसी तरह ऑप्शन सी में ऑक्सीजन के पास डबल कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। ठीक है, ये भी हमने लिखा था फॉर्मूला, ये भी याद करना है, HCl। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन ग्रुप 7 का, हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बनाता है, तो इनमें भी कोई डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं, मतलब HCl में नहीं है ना। अब मैं ऑक्सीजन और एथीन को देख के क्या करूं, तीनों के तीनों में होना चाहिए। ऑप्शन डी पे आओ, ऑप्शन डी में है पहला ऑक्सीजन O2, इसमें है डबल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है डबल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, ये आगे भी पढ़ेंगे इथीन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन एटम, इसकी बॉन्डिंग हमने प्रैक्टिस की है, बनाई है, अगर नहीं याद है तो पीछे लेक्चर्स खोल के रिकॉल कर लेना एक बार। तो इसमें भी वो कह रहा है कि एटलीस्ट एक डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो सिंगल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ा, डबल जरूर हो। तो एक डबल इसमें यहाँ पर है, इसमें 2 डबल है, इसमें ऑक्सीजन में भी एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तीनों के तीनों मॉलिक्यूल में डबल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। सही है, बात समझ आई। चलो, इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेज रहा हूँ, तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं अटेम्प्ट करो, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में वो क्वेरीज आपकी डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना आप लोग अभी जा सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।